हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विनोद कुमार जांगे। मेरे यूट्यूब चैनल और एटीएस के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 12th साइंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके अंदर हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 15 पॉलीमर। ठीक, और इस पॉलीमर में हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर यानी बहुलक का वर्गीकरण, और इस बहुलक के वर्गीकरण के पार्ट 5 हमने पढ़ लिए थे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर 5 पार्ट 5, और अब हम पढ़ेंगे पार्ट 6 यानी छठा प्रकार बहुलक के वर्गीकरण का। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं छठा प्रकार, ये है बहुलकन या बहुलीकरण के आधार पर, यानी बहुलकन या बहुलीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसके आधार पर बहुलक कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे हम इसके आधार पर बहुलक के प्रकार पढ़ेंगे। तो इसके आधार पर जो बहुलक होता है वो निम्न प्रकार का होता है, निम्न प्रकार का होता है, निम्न प्रकार का होता है। इसमें भी यानी इस छठे प्रकार में भी, अब छठा प्रकार था अपना एफ, ये छठा प्रकार का मतलब है एफ, एबीसी के आधार पर पढ़ रहे थे अपन, तो एफ प्रकार का है ये। तो इसमें देखो इसके आधार पर निम्न प्रकार का होता है, इसमें पहला है फर्स्ट, पहला, लेकिन इस पहले से पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर योगात्मक या योगज, इसको योगात्मक या योगज बहुलक ये कहेंगे, योगात्मक या योगज बहुलक, योगात्मक या योगज बहुलक। ठीक, अब देखो योगात्मक या योगज बहुलक में क्या है, इसके नाम से देखो योगात्मक या योगज यानी योग हो रहा है इसमें, तो इकाइयां जुड़ेंगी और इकाइयां जुड़ेंगी तो उनका योग होगा, उसमें कोई छोटा अणु नहीं निकलेगा, केवल योग होगा उस इकाइयों के अंदर। तो इस प्रकार के बहुलक की जो एकलक इकाइयां हैं, इन बहुलकों की एकलक इकाइयों, चूंकि एकलक इकाइयों से मिलकर के बहुलक बनेगा, तो इन बहुलकों की एकलक इकाइयों में द्विबंध यानी डबल बॉन्ड व त्रिबंध, द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं। यानी इन बहुलकों की एकलक इकाइयां होती है, उन एकलक इकाइयों में क्या पाए जाएंगे, द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं, द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं। इन इकाइयों की पुनरावृत्ति से जो इकाइयां हैं, जो एकलक इकाइयां हैं द्विबंध या त्रिबंध वाले, इन इकाइयों की पुनरावृत्ति से योगात्मक बहुलक बनता है, योगात्मक बहुलक बनता है। ठीक, तो जब ये एकलक इकाइयां आपस में जुड़ेंगी तो इनके जुड़ने से क्या बनता है, इनकी पुनरावृत्ति से क्या बनता है, योगात्मक बहुलक बनता है। ठीक है, योगात्मक बहुलक इन इकाइयों में पाई बंध टूटते हैं व सिग्मा बंध बनते हैं। पाई बंध टूटते हैं व सिग्मा बंध बनते हैं, पाई बंध टूटते हैं और सिग्मा बंध बनते हैं। इन बहुलकों के अणुभार
इन बहुलकों के अणुभार इनकी एक लक इकाइयों के गुणज होते हैं। 1 लाख इकाइयों क्या होते हैं? गुणज होते हैं। अब देखो क्या ये बहुलक जो ये योगात्मक या योगज बहुलक होते हैं, इन बहुलकों के 1 लाख इकाइयों में क्या होते हैं? द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं। ठीक है, इन इकाइयों की पुनरावृत्ति से क्या बनते हैं? योगात्मक बहुलक बनते हैं। इन इकाइयों में पाइबंध टूटते हैं व सिग्मा बंध बनते हैं। जब बहुलक बनता है तो बहुलक बनते समय इन इकाइयों के पाइबंध टूटते हैं और सिग्मा बंध वहां पे बन जाते हैं। तो इन बहुलकों के अणुभार जो होते हैं, जो ये बहुलक बनते हैं, इन अणुओं के बहुलकों के अणुभार जो होते हैं वो 1 लाख इकाइयों के गुणज होते हैं। यानी कि 1 लाख इकाइयों के जो अणुभार होते हैं उनका गुणा कर लो और बहुलक का अणुभार आ जाएगा। इस प्रकार से 1 लाख इकाइयों के गुणज होते हैं, है ना। इनमें कोई छोटा अणु, जैसे छोटा अणु क्या होता है? जैसे देखो, इनमें कोई छोटा अणु जैसे H2O, HCl या NH3, H2O या HCl या NH3 आदि नहीं निकलते हैं, क्योंकि इनमें छोटा अणु कोई भी जैसे H2O है या HCl है या NH3 है आदि जो है वो नहीं निकलते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है? पाई बंध टूटते हैं और उसकी जगह पे सिग्मा बंध बन जाते हैं। इसमें कोई छोटा अणु सह उत्पाद के रूप में बाहर नहीं निकलता है। इसमें कोई छोटा अणु आदि जो है वो नहीं निकलते हैं या नहीं बनते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये जो होते हैं कौन से? योगात्मक बहुलक। ये भी मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन से बहुलक? योगात्मक बहुलक। ये 2 प्रकार के होते हैं। योगात्मक बहुलक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो इसमें 2 प्रकार कौन कौन से हैं? पहले इसको देख लो, इस परिभाषा को इसको नोट कर ले, देख ले। फिर ये है 2 प्रकार के। अब इसके अंदर भी पहला प्रकार और दूसरा प्रकार 2 पढ़ेंगे अपन। मिटा देता हूं इसको। अब देखो ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार कौन कौन से? पहला योगात्मक समबहुलक, यानी योगात्मक में भी समबहुलक, यानी समयोगात्मक बहुलक बोल दो इसको, या फिर योगात्मक समबहुलक। ठीक, अब इसमें क्या होता है? योगात्मक समबहुलक में क्या है? देखो, इस बहुलक के अंदर जितनी भी इकाइयां जुड़ी होती हैं, यानी ये बहुलक जो बने होते हैं ना, वो एक ही प्रकार की 1 लाख इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं। इनमें एक ही प्रकार की, इनमें एक ही प्रकार की 1 लाख इकाइयां, एक ही प्रकार की 1 लाख इकाइयां पाई जाती है। एक ही प्रकार की 1 लाख इकाइयां पाई जाती है, अर्थात ये एक ही प्रकार की 1 लाख इकाइयों से बने होते हैं। अर्थात ये एक ही प्रकार की 1 लाख इकाइयों से 1 लाख इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। एक ही प्रकार के 1 लाख इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। देखो एग्जांपल ले, देखो पॉलीथीन, पीवीसी, PAN, PAN का मतलब होता है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, PS,
इसका मतलब होता है पॉलीस्टाइरीन और टेफ्लॉन। ईटीसी जितने भी बहुलक होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही प्रकार के एकलक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था संगठन के आधार पर समबहुलक और विषम बहुलक पढ़ा था ना, वही समबहुलक है, बस ये वही समबहुलक यहाँ पे सारे सारे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसका, टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन लो भाई, टेफ्लॉन का एग्जांपल लेते हैं। टेफ्लॉन की जो एकलक इकाई होती है, ये एकलक इकाई होती है टेफ्लॉन की, ये होती है भाई CF2, डबल बॉन्ड CF2, यानी इसके एन होते हैं और ये होती है टेट्रा फ्लोरो एथीन। इस एकलक इकाई नाम है टेट्रा फ्लोरो एथीन। इसकी एन इकाइयां जो है वो आपस में जुड़ती हैं, अर्थात यहां से ये पाइबंद है। अब बोला था इसके अंदर योगात्मक बोलो क्या होता है, पाइबंद टूटते हैं और सिग्मा बंद पड़ते हैं, तो ये पाइबंद टूटेगा, एन अणु है, इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। सी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा सी, यहाँ पे एफ जो है वो इस प्रकार से जुड़ जाएगा। मैं इस एफ को यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, सी सिंगल बॉन्ड CF2, ठीक है। इसकी वैलेंसी खाली, इसकी वैलेंसी खाली, और ये एन अणु इस प्रकार से यहाँ पे आकर के ऐसे ही एन अणु जुड़ते जाएंगे और ये बन जाएगा पोली टेट्रा फ्लोरो एथीन, पोली टेट्रा फ्लोरो एथीन, ठीक है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं PTFE, ठीक है। और वैसे इसको बोलते हैं टेफ्लॉन, ये है भाई टेफ्लॉन, इसे बोलते हैं टेफ्लॉन, ये है टेफ्लॉन, ठीक है। तो ये हो गया टेफ्लॉन का एक एग्जांपल। अब देखो समबहुलक और सम में भी योगात्मक समबहुलक, समान प्रकार के एकलक, ये एक प्रकार के एकलक इकाइयां जुड़ी हुई हैं और इसमें देखो पाइबंद टूटता है और पाइबंद टूट कर सिग्मा बंद बनते हैं, कोई भी सेल उत्पाद में H2 NH3 कुछ भी नहीं निकल रहा, तो ये हो गया योगात्मक समबहुलक, क्लियर। अब हम बात करेंगे नंबर 2 की यानी बी की, वो है योगात्मक विषम बहुलक। योगात्मक सम की जगह क्या लगाएंगे, विषम, योगात्मक विषम बहुलक, ठीक है। विषम विषम को बोलते हैं सहबहुलक भी, ठीक है। अब देखो यहां पे योगात्मक विषम बहुलक, इसे योगात्मक विषम या सहबहुलक भी बोला। तो इस प्रकार का जो बहुलक होता है या इस बहुलक में या ये बहुलक जो होते हैं, ये बहुलक अलग अलग एकलक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, अलग अलग एकलक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, अलग अलग एकलक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन ये इकाइयां जो होती हैं वो साथ में जुड़ी होती हैं, लेकिन ये इकाइयां साथ में जुड़ी होती हैं, इसलिए इन्हें सहबहुलक भी कहते हैं। इसलिए इन्हें सहबहुलक भी कहते हैं, सहबहुलक भी कहते हैं। तो देखो योगात्मक विषम बहुलक, ये बहुलक एक अलग अलग एकलक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये इकाइयां क्या होती हैं, साथ में जुड़ी होती हैं, इसलिए इन्हें सहबहुलक भी कहते हैं। एग्जाम्पल ले देखो भैया, इसका एग्जाम्पल ले, एक तो है ब्यूना S, एक है ब्यूना N, ठीक है। ये दोनों रबड़ है, ब्यूना S ब्यूना N, ये इसके एग्जाम्पल है, ब्यूना S ब्यूना N, ये इन योगात्मक विषम बहुलक के उदाहरण, ब्यूना S ब्यूना N। अब देखो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसका ब्यूना S का, तो ये हो गया योगात्मक विषम बहुलक।
ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी, ये इसका बता। तो विषम बहुलक हमने पढ़ा था, योगात्मक विषम बहुलक में ये दोनों उदाहरण हो गए। अब इसका एग्जांपल ये देखते हैं, हम लेते हैं ब्यूना एस का एग्जांपल। ब्यूना एस, देखो ब्यूना एस में क्या, ब्यूना एस जो है, ब्यूना का मतलब होता है 1,3 ब्यूटाडाइन और एस का मतलब होता है स्टाइरिन। इन दोनों की एक लग इकाइयों से मिलकर के बना होता है ये। तो देखो 1,3 ब्यूटाडाइन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, इसको बोलते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन। प्लस ये जो अभिक्रिया होती है वो होती है किसके साथ में, स्टाइरिन के साथ में भी, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। प्लस स्टाइरिन, स्टाइरिन होती है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C6H5, इसकी बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। अब देखो यहां से ये बंध टूटेगा पाई, ये पाई बंध टूटेगा, यहां से ये पाई बंध टूटेगा तो इसकी वैलेंस खाली, इसकी वैलेंस खाली, ये पाई बंध टूटेगा तो इसकी वैलेंस खाली, इसकी वैलेंस खाली, दोनों की इसकी भी एक एक वैलेंस खाली होगी। तो ये पाई बंध, एक पाई बंध यहां पे बन जाएगा और इन दोनों की एक एक वैलेंस खाली हो जाएगी। ये पाई बंध टूटेगा तो इसकी वैलेंस खाली, इसकी वैलेंस खाली, और ये आपस में पाई बंध टूटने से इस प्रकार से जुड़ेंगे। देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, क्योंकि इसका पाई बंध और इसका पाई बंध, दो पाई बंध टूटे, यहाँ पे पाई बंध बन गया CH2। अब इसकी वैलेंस खाली होगी, इधर ये पाई बंध टूटा तो एक वैलेंस इसकी खाली होगी, एक वैलेंस इसकी खाली होगी, ये CH2 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा CH2 CH और यहाँ पे है C6H5, ये स्टाइरिन है, इसकी वैलेंस खाली होगी और इसके भी n अणु है और इसके भी n अणु है। तो इस प्रकार से ये इकाइयां आपस में इस प्रकार से आगे तक जुड़ती जाएंगी और ये n अणु इस प्रकार से जुड़ करके, तो यहाँ पे भी देखो हमने n लगा दिया और यहाँ पे भी n लगा दिया, इसका नाम है पॉलीस्टाइरीन। तो 1,3 ब्यूटाडाइन और ये है स्टाइरीन, स्टाइरीन, ठीक है, ये स्टाइरीन, तो इसका नाम हो गया ब्यूना एस, यानी कि 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन दोनों से बना हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे ब्यूना एस। एस का मतलब स्टाइरीन से लिया गया और ब्यूना का मतलब 1,3 ब्यूटाडाइन से हो गया। तो ये बहुलक हो गया ब्यूना एस और एक रबड़ है। इस प्रकार से विषम बहुलक जो योगात्मक विषम या सहबहुलक है इसका। अब देखो ये दोनों इकाइयां अलग अलग हैं, ये भी अलग है, ये भी अलग है, लेकिन दोनों क्या है यहाँ पे साथ में जुड़ गए, इसलिए इसको बोलते हैं विषम सहबहुलक। देखो यहाँ पे साथ में जुड़ गए, ये इकाई ये इकाई अलग अलग है लेकिन दोनों साथ में जुड़ गए, तो यहाँ पे हो गया विषम सहबहुलक। तो ये हो गया हमारा बहुलकन में योगात्मक बहुलक या योगज बहुलक, उसका ये प्रकार हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे हम इसके अंदर संघनन बहुलक, दूसरा प्रकार इसका बहुलकन या बहुलीकरण का होगा संघनन बहुलक, ठीक। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। थैंक यू।